हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहिद जुपिटर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में तो आप वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको तो पता ही होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है और कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो उसको डाउनलोड करो और लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता दूं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल में इनपुट्स को कहा जाता है। ठीक है, वो इनपुट्स जिसके थ्रू आप कोई प्रोडक्शन करते हैं या वो इनपुट जो आप प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं और जो कोई आपको आउटपुट भी दें, उसको आप कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चार हैं: लैंड, ठीक है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड में सिर्फ एक मिट्टी ही नहीं आता, ज़मीन ही नहीं आता है। ठीक है, लैंड में आपके तमाम नेचुरल रिसोर्सेज आते हैं जो भी कुदरत की तरफ से हमें अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद लेबर में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके के वर्क आते हैं लेबर में। उसके बाद कैपिटल में आता है आपका स्टॉक ऑफ वेल्थ। ठीक है, जैसे आपका मशीनरी आ गया, टूल्स आ गया, इंप्लीमेंट्स आ गया, रॉ मटेरियल आ गया, ये सब आपका कैपिटल में आता है। उसके बाद इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर आप कहोगे, इंटरप्रेन्योर कोई वो बंदा होता है जो इन तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस्तेमाल करे कोई कोई चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर इन तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो बंदा, ठीक है, या जो ऑर्गेनाइजेशन इनको क्या करे, ऑर्गेनाइज करे, इनको कॉपरेट करे सो दैट कि कोई प्रोडक्शन करी जाए, तो उसको कहा जाता है इंटरप्रेन्योर। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़, लैंड के हिवज में हम क्या देते हैं? लैंड के हिवज में रेंट दिया जाता है। लेबर को अपनी सर्विसेज देने के लिए वेज मिलती है। कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कैटेगराइज करते हैं फिक्स्ड इनपुट्स और वेरिएबल इनपुट्स। ठीक है, फिक्स्ड इनपुट्स आप उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कहोगे जो शॉर्ट रन में क्या है, वेरिएबल नहीं है, दे आर फिक्स्ड। जैसे कि आपकी जो लैंड है, लैंड तो आपकी लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में ही फिक्स्ड है, क्योंकि लैंड भाई इसको आप बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पर अगर देखा जाए तो लैंड क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो ज़मीन को अपनी जो ज़मीन है उसको बढ़ा सकता है, भाई ज़मीन खरीद सकता है वो, और ओवर द टाइम अगर उसके पास आज 1 एकड़ है वो कल खरीदेगा तो उसके पास 2 एकड़ भी बन सकती है। बट अगर अगर सोसाइटी लेवल पर देखा जाए तो लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इट इज़ फिक्स्ड, इट कांट बी इंक्रीज्ड। लेकिन इसके अलावा मशीनरी जो है, मशीनरी शॉर्ट रन में आपकी फिक्स्ड है, यानी कि शॉर्ट रन में आप मशीनरी को नहीं बढ़ा सकते हो। शॉर्ट रन एक होता है टाइम पीरियड जिसमें आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, और लॉन्ग रन में लेकिन मशीनरी क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि लॉन्ग रन में हो सकता है टेक्नोलॉजी में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, एडवांसमेंट आ जाए और मशीनरी भी इंप्रूवमेंट हो जाए, मशीनरी में इंप्रूवमेंट आ जाए, तो उस वजह से आपकी जो मशीनरी है वो फिक्स नहीं कहलाती है। शॉर्ट रन में फिक्स है, लॉन्ग रन में वेरिएबल है। फिर आता है वेरिएबल इनपुट्स। तो वेरिएबल इनपुट्स, जाहिर सी बात है, वेरिएबल इनपुट्स आपके वो इनपुट्स होंगे जिनको आप वेरिएबल कर सकते हो, जिनको आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जैसे आपका लेबर आ गया। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम आते हैं। तो सबसे पहला लॉ जो है आपका वो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है आपका शॉर्ट रन की प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर आपका जो है वेरिएबल फैक्टर को ही आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, सो दैट कि आपने आउटपुट में अगर कोई फ्लक्चुएशंस लानी है, माने अगर आपने, क्योंकि हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं और मैंने अभी ऊपर कहा कि दो तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनको आप शॉर्ट रन में बिल्कुल भी वेरी नहीं कर सकते हो, और वेरिएबल वो होते हैं जिनको आप वेरी कर सकते हो लॉन्ग रन में भी, शॉर्ट रन में भी। तो ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है। तो शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है तो जाहिर सी बात है, अगर आपने शॉर्ट रन में अपना आउटपुट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ानी है, किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो जाहिर सी बात है आप खाली वेरिएबल आउटपुट इनपुट्स को ही वेरी कर सकते हो, सो दैट के फ्लक्चुएशंस आए आउटपुट में। ठीक है, समझा कि अब क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें जो वेरिएबल फैक्टर है, हम वेरिएबल फैक्टर है उसको इंप्लॉय करते हैं किसी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ, सो दैट कि कोई प्रोडक्शन हो। ठीक है, द लास्ट स्टेट्स दैट व्हेन वी एम्प्लॉय सम वेरिएबल फैक्टर विद सम फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज
fixed factor production increases at an increasing rate in the beginning, then increases at diminishing rate, and the resulting output is smaller and smaller and finally starts falling. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब आप किसी फिक्स्ड फैक्टर के प्रोपोर्शन में कोई वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंप्लॉय करते हैं तो शुरुआत में जो आपकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी। इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ने का मतलब ये है कि पहले जो आउटपुट है, पहले जो मार्जिनल आउटपुट है वो दूसरे आउटपुट से कई ज़्यादा होगा, यानी इंक्रीजिंग रेट पे। यानी अगर एक घंटे में आपने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाया, एक घंटे में अगर वो 10 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो दूसरे घंटे में वो आपको 12 या 13 आउटपुट्स इनपुट 13 या 14 जो क्या कहेंगे इनको यार, आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे। समझ आ गई? तो लेकिन ये कहता है कि ओवर द टाइम क्या होगा कि इंक्रीज जो होगा वो डिमिनिशिंग होगा। यानी मान लीजिए अगर एक घंटे में वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे रहे हैं तो दूसरे घंटे में वो 8 या 9 देंगे, यानी पहले से कम। तो सिंपल सी बात, या आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये याद रखनी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये बताता है कि जब आप किसी फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोपोर्शन में रिलेशन में किसी वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेंगे तो प्रोडक्शन जो है शुरुआत में बढ़ेगी और बढ़ेगी किस तरीके से? एट इंक्रीजिंग रेट, फिर डिक्रीज होगी, ठीक है, फिर मतलब कि बढ़ेगी दूसरी, मतलब कि फिर बढ़ेगी बट एट डिक्रीजिंग रेट। थोड़े से समय के बाद फिर एक ऐसा समय आएगा कि वो फॉल ही करेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे पास लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज आ गई लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब हम इन तीनों स्टेजेस को नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज आती है आपकी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इस स्टेज में आपका जो टोटल प्रोडक्ट है, आप टोटल प्रोडक्ट को टोटल प्रोडक्शन भी कह सकते हो, टोटल आउटपुट भी कह सकते हो, टोटल रिजल्ट भी कह सकते हो। समझ आ गई? तो इस स्टेज में, यानी किस स्टेज में? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से क्या कहता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होने का मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल दी यार, मान लीजिए आपने कोई फैक्टर, मान लीजिए कोई आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक घंटे में आपने उसको दिए, आपने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। एट द सेम टाइम जब आपने दूसरे घंटे में भी प्रोडक्शन कंटिन्यू की तो आपको 12 प्रोडक्ट्स जो है 12 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करके दिए। यानी फैक्टर्स ऑफ, यानी आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है बट एट इंक्रीजिंग रेट हो रही है ना, एट इंक्रीजिंग रेट। समझ आ गई? तो इसीलिए ये बताता है कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर में क्या होता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। तो इस स्टेज में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज एंड्स, और ये स्टेज कब कहाँ पे एंड होती है? जहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। समझा गए? फर्स्ट स्टेज यानी कि स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स कहाँ पे खत्म होती है? जहाँ पे आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम पर है और वो अब फॉल करना शुरू करेगा वहाँ से, और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट इज ड्यूरिंग स्टेज 1, हाँ, स्टेज 1 के दौरान आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा है। इसकी वजह से आपकी जो मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है वो एवरेज प्रोडक्ट कर्व से ऊपर लाई करती है। समझा गई? तो फिर क्या होता है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, एवरेज करूँ और मार्जिनल प्रोडक्ट करूँ, तो उसके बाद जो है मार्जिनल करूँ क्या है, एवरेज करूँ के नीचे रहेगी। इसका मतलब ये रहेगा कि एवरेज प्रोडक्ट जो है अब मार्जिनल प्रोडक्ट से ज़्यादा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में फॉल आने की वजह से जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो भी फॉल करेगा, ठीक है। तो एवरेज करूँ, इसकी वजह से एवरेज करूँ जो है वो फॉल करेगी। समझा कि एवरेज करूँ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है इसमें जो आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, या एवरेज प्रोडक्ट है, वो तो आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो थ्रू आउट बढ़ता है बट मार्जिनल प्रोडक्ट जो है किसी एक समय तक ही बढ़ता है, फिर इसके बाद वो फॉल करने लग जाता है। याद रखना, आपकी जो फर्स्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, उसमें जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है वो पूरी की पूरी स्टेज में बढ़ता ही जाता है, लेकिन आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता भी है घटता भी है इस स्टेज में, ठीक है। फिर आती है आपकी स्टेज ऑफ
डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये दूसरी स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीज तो होता है बट एट डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बट इज पॉजिटिव, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट जो है आपका डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है अब तक, ठीक है। इन दिस स्टेज बोथ द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व एंड द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव। तो क्या क्या कहते हैं, ये जो सेकंड स्टेज है आपकी डिमिनिशिंग रिटर्न, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यार प्रोडक्शन की, इसमें जो आपका एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट है वो दोनों क्या करते हैं, फॉल करते हैं, बट कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब अब अभी नेगेटिव में नहीं गए हैं वो, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेकंड स्टेज, जब सेकंड स्टेज आपकी खत्म हो जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो जीरो पे होता है, याद रखना। मार्जिनल प्रोडक्ट आपका जीरो पे होता है, याद रखना ये बात। अब पूछा जा सकता है कि भाई किस स्टेज प्रोडक्शन की किस स्टेज में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो जीरो होता है, वो सेकंड स्टेज के ख़त्म होने पर होता है। अब आगे आपकी स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। तो इस स्टेज में क्या होता है, आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर या क्या कहते हैं, अब हम वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा रहे हैं क्योंकि शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वेरिएबल फैक्टर को ही बढ़ा रहे हैं। तो आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है अब वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है, ठीक है। आपकी जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है डाउनवर्ड स्लोप करना शुरू हो जाएगी। इसकी वजह से आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के, ये रहा आपकी, और ये मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व आपकी जो है एक्स एक्सिस के नीचे चले जाएगी। समझ आ गई आपको, कुछ इस तरीके से। ये आपकी जो है ये आ गई आपकी टोटल प्रोडक्ट करो। तो तो फिर उसके बाद ये थर्ड स्टेज की बात आती है। तो थर्ड स्टेज में आपका जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है वो गिरने लग जाता है, समझ आई। इसीलिए इस स्टेज को क्या कहा जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स, क्योंकि आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मीन्स द एडिशनल आउटपुट या द एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्ट, समझ आ गई। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट ही जीरो है तो जाहिर से मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो टोटल प्रोडक्शन में तो माइनस ही होगा ना, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी। इसीलिए इसको क्या क्या कहा जाता है, नेगेटिव रिटर्न्स। इस स्टेज में आपका जो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है, इस स्टेज में आपका जो वेरिएबल फैक्टर है वो फिक्स्ड फैक्टर के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा है। इसी वजह से आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो फॉल करता है। पॉजिटिव तो है बट फॉल करता है। अब तीन स्टेजेस आपने पढ़ी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि भैया हमारा जो प्रोड्यूसर है वो किस स्टेज में प्रोडक्शन करेगा, किस स्टेज में ऑपरेट करेगा। तो एक रैशनल प्रोड्यूसर जो है वो स्टेज 2 में, याद रखना, ही विल ऑपरेट इन स्टेज 2, ही विल ऑपरेट इन स्टेज 2। अब स्टेज 2 में ही ऑपरेट क्यों करेगा, क्योंकि वो तो मैं बताऊंगा बाद में स्टेज 2 में क्यों ऑपरेट करेगा वो। लेकिन पहले आप याद रखो कि स्टेज 2 में क्या होता है, आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट है दोनों दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, भले ही वो फॉल कर रहे हैं। समझ आ गई। अब आते हैं हम असली मुद्दे पर कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सेकंड स्टेज में ही ऑपरेट क्यों करेगा, फर्स्ट स्टेज में या फिर थर्ड स्टेज में ऑपरेट क्यों नहीं करेगा, ठीक है, क्यों नहीं करेगा। अब देखो इन फर्स्ट स्टेज में क्या है, मसा मसा हमने शुरुआत करी है ना। फिक्स फैक्टर के रिलेशन में आपका जो वेरिएबल फैक्टर है अभी वो काफ़ी कम है। इसीलिए हमारा जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, उसके लिए ये लाजिम हो जाता है कि वो फिक्स फैक्टर, वो वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता जाए इन रिलेशन टू द फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता जाए, ठीक है। इसीलिए वो ही विल नेवर चूज टू प्रोड्यूस हिज इन दिस स्टेज दो हिज टोटल प्रोडक्ट इज हाई इन दिस स्टेज। इसीलिए हमारा जो प्रोड्यूसर किस वजह से, क्योंकि उसका जो मतलब उसका जो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए एक मशीन है, उसको 10 आदमी चलाने के लिए लग रहे हैं और मैंने 5 ही एम्प्लॉय किए हैं, तो जाहिर सी बात है मैंने जो वो मशीन लगाई है मैं उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं ले रहा हूँ, काम नहीं ले रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या करूँगा, मैं 10 के 10 बंदे लगाऊंगा, भले ही मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है वो गिरता जाए, भले ही 5 लोग मुझे अच्छा खासा कमा के दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो फिक्स फैक्टर पे खर्चा किया भाई वो तो पूरा हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए पहली स्टेज में तो ऑपरेट नहीं करेगा। इसीलिए ये यार यहाँ पे ये थर्ड स्टेज है, सेकंड स्टेज नहीं है।
थर्ड स्टेज है। तो इसीलिए कहता है कि थर्ड स्टेज में क्यों नहीं करेगा, और थर्ड स्टेज में इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ओवर द टाइम वो वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा, है ना। तो फिर और जो फिक्स फैक्टर है वो तो कम होता जाएगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो तो उतनी की उतनी है, और अब फिक्स फैक्टर जो है वो वेरिएबल फैक्टर की रिलेशन में कम है और वेरिएबल फैक्टर अबेंडेंस में है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन नहीं करेगा। इसीलिए फर्स्ट और थर्ड स्टेज को क्या कहा गया है, नॉन सॉरी हाँ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी या इकोनॉमिक नॉनसेंस स्टेज भी कहा जाता है इसको। अब हम आते हैं थोड़ा सा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट या प्रोडक्टिविटी एक इकोनॉमिक थ्योरी है, और ठीक है। और ये क्या कहती है, ये कहती है कि जब आप किसी एक इनपुट को इंक्रीज करते जाते हैं हो, ठीक है, और दूसरे जो इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, क्या आएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो आउटपुट है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि एक समय ऐसा आएगा डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपके प्रोडक्शन में क्या है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालना शुरू कर देगा, आप जो भी इंक्रीज फिर प्रोडक्ट उसमें इनपुट में करोगे। तो इसीलिए हमारा जो क्या कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये हमें कहाँ मदद करता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इजंट ऑलवेज द बेस्ट वे टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट हमें इस चीज़ को समझने में मदद करता है कि हमेशा जो है मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज या प्रोडक्शन को इंक्रीज करना ही प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ठीक क्यों नहीं है। तो गाइज़ ये था हमारा टॉपिक। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।